हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्यारिस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मुगल प्रशासन के विषय में, जो कि सामाजिक अध्ययन की यूनिट 3 का पार्ट है। यानी यूनिट 3 के अंदर दिया हुआ है मुगल प्रशासन मध्यकाल का ये टॉपिक है। दोस्तों, मुगल प्रशासन के अंदर सबसे पहले हम मुगल राजत्व के सिद्धांत की बात कर लेते हैं, किन नियमों पर ये आधारित था। तो ये जो है तुर्की मंगोल परंपरा पर आधारित सिद्धांत था दोस्तों, जिसमें शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा निहित थी। यानी राजतंत्र होगा और वो भी कैसा होगा, एक शक्तिशाली राजतंत्र की बात वो किया करते थे। दोस्तों, एक शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा यहाँ पर आती है। मुगल शासकों ने खुद को पादशाह या खलीफा घोषित किया। क्या घोषित किया? खुद को पादशाह या खलीफा घोषित किया, इस नाम से वो जाने जाते थे। बाबर स्वयं को खाकान भी कहा करता था। क्या कहता था? खाकान। अकबर ने जो है आगे इसमें और सुधार करते हुए शक्तिशाली अमीर वर्ग जो हुआ करता था उसके स्थान पर व्यवस्था को चेंज किया, जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया और जो है राजतंत्र को और ज़्यादा मजबूत किया था। दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा, अकबर का जो राजत्व है, जो शासन प्रणाली है, जो राजत्व है, वो सुलह-ए-कुल की नीति पर आधारित था। कौन सी नीति थी? सुलह-ए-कुल। बहुत बार हमने पढ़ा भी होगा इस शब्द को। ये जो शब्द है सूफी परंपरा पर आधारित शब्द है, जिसमें धार्मिक मैत्री की बात की जाती है। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय जो अकबर का जो राजत्व था उसका भारतीयकरण भी हुआ। अकबर के समय जो है राजत्व है, इसका भारतीयकरण भी हमें देखने को मिलता है। अकबर ने जो सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई थी वो आगे भी बनी रही थी। जहांगीर ने भी सुलह-ए-कुल की नीति को बनाए रखा था। शाहजहां ने भी उसका अनुकरण किया। अब किया किसने नहीं था? तो औरंगजेब ने इसे उल्टा कर दिया। जस्ट अब औरंगजेब ने इसको फॉलो नहीं किया और शाहजहां तो खुद को ईश्वर की परछाई घोषित भी किया करते थे। दोस्तों, तो देखिएगा, मुगल राजत्व का जो सिद्धांत है वो आधारित था मंगोल परंपरा के ऊपर, जिसमें शक्तिशाली राजतंत्र की बात की जाती थी। यानी राजा सर्वशक्तिशाली था और खुद को वो जो है पादशाह या खलीफा घोषित किया करते थे। मुगल शासक जो हुआ करते थे, बाबर खुद को खाकान कहता था और अकबर ने शक्तिशाली अमीर वर्ग के स्थान पर जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था शुरू की, ताकि जो राजा है वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो सके। अकबर का जो राजत्व था, विशेषतः अकबर की बात करें, सुलह-ए-कुल की नीति पर आधारित हुआ करता था। ये नीति उसने काम में ली थी, जिसका अर्थ जो है हम धार्मिक मैत्री से लेकर के चलते हैं। आगे के जो शासक थे, जैसे जहांगीर, शाहजहां ने भी इस नीति को बनाए रखा। अगर किसी ने इसको फॉलो नहीं किया तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब का जो घोषित उद्देश्य था वो वाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट था। ये दर उल हर्ब के स्थान पर दर उल इस्लाम की बात किया करते थे। यानी मूर्ति पूजकों का देश जो है उसे इस्लाम का देश बनाना ही उनका उद्देश्य था। एक प्रकार की कट्टरता जो है औरंगजेब के समय हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन कहीं ना कहीं मूल रूप में केंद्रीय ही था। मुगल सम्राट जो है वो सबका प्रमुख था। मुगल सम्राट जहाँ साम्राज्य का प्रमुख था, वहीं पर वह सेना का, न्याय का और इस्लाम का रक्षक और मुस्लिम जनता का आध्यात्मिक नेता भी हुआ करता था। दोस्तों, देखिएगा, वही सर्वे सर्वा था। यानी जहां वो एक प्रकार से पूरा साम्राज्य का मालिक था, वहीं सेना, न्याय और यहाँ तक कि धर्म भी उसके अंदर हुआ करता था। वो सबका प्रशासन संभालने का कार्य किया करता था। दोस्तों, प्रशासन में सहायता के लिए उसके पास में मंत्री हुआ करते थे और हर मंत्री का एक अपना पृथक कार्यालय हुआ करता था। अब देखिएगा इसको, केंद्रीय प्रशासन यानी केंद्र में मूल रूप में कौन था? राजतंत्र है तो राजा के पास में ही सारी पावर थी और मुगल सम्राट है वही साम्राज्य का प्रमुख हुआ करता था। न केवल साम्राज्य का बल्कि सेना, न्याय, यहाँ तक कि धर्म का भी वो नेता हुआ करता था। उसकी सहायता कौन करेगा? तो उसकी सहायता के लिए मंत्री होते थे और हर मंत्री का अपना एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, जैसा आज की कंडीशन में भी हम देखते हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ी बात करते हैं कि इस समय
कौन कौन से मुख्य विभाग थे और कौन कौन से मंत्री हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और बहुत बार आते भी हैं कि कौन सा मंत्री था, कौन सा काम किया करता था। यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और 4 को मिला करके आपसे मिलान करने वाला प्रश्न है वो भी पूछा जा सकता है। इनमें नाम थोड़े से अजीब जरूर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निक निकालेंगे हम तो हमें याद करने का कोई ना कोई जरिया मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिएगा, वकील या प्रधानमंत्री, पहला जो मंत्री आता है वकील या प्रधानमंत्री, ये नाम आपने सुना होगा, वजीर आला, यानी राजा के बाद में कौन हुआ करता है। अगर आपने कभी चेस देखी हो तो एक राजा होता है और एक वजीर होता है। वजीर ही उसका सबसे ज़्यादा पावरफुल भी होता है और सबसे ज़्यादा काम भी वही किया करता है, तो इसे वजीर आला या वकील मुतलक भी कहा जाता था। ये सम्राट को सलाह देने के साथ साथ सभी विभागों का निरीक्षण भी किया करता था। इसके 2 काम थे, एक तो वो सम्राट को निजी सलाह दिया करता था, साथ ही साथ प्रशासन के जितने भी मंत्री थे उनके जितने भी विभाग थे सभी का निरीक्षण वो किया करता था। इसके राजस्व और वित्तीय मामलों का भी एकाधिकार था। अब देखिए, इसके पास में राजस्व के मामले भी थे और वित्तीय मामले भी थे, यानी एक प्रकार से जो राजनीतिक अधिकारी जो हो गया वो तो राजा हो गया, लेकिन प्रशासनिक जो अधिकारी था वो वकील या प्रधानमंत्री के रूप में ये काम किया करता था। ये सलाह भी देता था और सभी जो आगे के डिपार्टमेंट थे उनके ऊपर कंट्रोल करने का कार्य भी किया करता था। राजस्व और वित्तीय सभी प्रकार के मामले का इसे जो है एकाधिकार प्राप्त था। दोस्तों उसके बाद में देखिएगा, दीवाने कुल की बात आती है। अकबर ने इसमें देखिए सुधार किया और वकील के पद को समाप्त करके इसे प्रतिस्थापित किया था। यानी वकील या प्रधानमंत्री के पद के स्थान पर ही कौन सा आता है, दीवाने कुल, वकील का पद समाप्त करके इसे स्थापित किया था। उसकी सहायता के लिए, दीवाने कुल की सहायता के लिए दीवाने खालसा, दीवाने तन और मुस्तौफी हुआ करते थे। तो वकील या प्रधानमंत्री के स्थान पे आता है दीवाने कुल, जिसे कि अकबर ने स्थापित किया था और उसकी सहायता के लिए हुआ करते थे दीवाने खालसा, दीवाने तन और मुस्तौफी। अब देखिएगा, मीर बख्शी या फिर सेनापति, ये जो है वो सैनिक विभाग का मुखिया हुआ करता था। मीर बख्शी या सेनापति कौन हुआ करता था, ये सैनिक विभाग का मुखिया हुआ करता था। मीरे समान, समान क्या था, ये बादशाह के घरेलू और व्यक्तिगत मामलों का प्रधान था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था ये पद। मीरे समान ये क्या करता था, बादशाह के जो घरेलू और पर्सनल जो मामले हुआ करते थे उनका ये प्रधान हुआ करता था। सद्र उस सूद, सद्र उस सूद ये कौन था, ये देखिएगा दान संपत्ति का निर्णायक था, दान संपत्ति का निरीक्षक था। सम्राट का ये धार्मिक सलाहकार था, छात्रवृत्तियों का निर्धारक हुआ करता था, शिक्षण व्यवस्था को भूमि दान, दान पुण्य की व्यवस्था करता था। एक प्रकार से जो इसका मूल काम आता है, दान पुण्य, दान संपत्ति, इनसे रिलेटेड जो अधिकार है वो इसके पास में हुआ करते थे। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, काजी उल कुजात, काजी जहाँ शब्द आए तो आपने सुना होगा, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, काजी मतलब न्याय विभाग का मुखिया, यानी कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। प्रधान काजी या इसे हम कहते थे न्याय विभाग का प्रमुख, काजी उल कुजात ये कौन हुआ करता था, प्रधान काजी था जो न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था। दोस्तों मीर ए आतिरा, मीर ए आतिरा कौन था, ये तोप खाने का अधीक्षक हुआ करता था। कौन हुआ करता था, तोप खाने का अधीक्षक। इसके बाद में देखिए, मुहतसिब, ये था शरीयत के विरुद्ध कार्य करने वालों को रोकना और प्रजा के नैतिक स्तर को ऊपर उठाने का ये कार्य किया करता था। मुहतसिब कौन था, जो लोग शरीयत के विरुद्ध काम करते थे उनको रोकता था और प्रजा के नैतिक स्तर को ऊपर उठाने का कार्य ये किया करता था। इसके बाद में देखिएगा, दरोगाए डाक चौकी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये पद। डाक चौकी का मतलब क्या हो गया, देखो नाम से ही संबंधित है, तो डाक विभाग का मुखिया था, साथ ही साथ ये सीक्रेट एजेंट भी था, यानी गुप्तचर का काम भी इसके पास में हुआ करता था। दोस्तों तो ये कुछ एक पद थे, ये विभाग थे और उनके मंत्री थे जो लोग काम किया करते थे। इनको ध्यान से पढ़ना, 2-4 बार इनको दोहरा लोगे तो अच्छे से ये भी याद हो जाएंगे। दोस्तों घबराना नहीं है, घबरा करके हम चीज़ों को छोड़ देते हैं और वहीं से प्रश्न आते भी हैं और यही हमारे लिए नंबर कम आने की वजह भी रहती है। दोस्तों तो हमें सारा पढ़ना है,
टॉपिक नहीं छोड़नी है दोस्तों, सभी टॉपिक्स को देखने हैं। 1-2 नंबर भी इम्पोर्टेंट तब हो जाते हैं जब हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं दोस्तों। तो सभी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ों की ही बात कर रहा हूं दोस्तों। अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे, जैसे हमारे पास में है दीवाने तन। ये कौन हुआ करता था? इसका जो काम था वो था सेना को वेतन देना। युद्ध का जो अभियान है उसके अलावा जो है वो सेना को वेतन देने का कार्य किया करता था दीवाने तन। फिर देखिए वाकिया नवीस। वाकिया से याद रख लीजिएगा, वाकिया यानी कि घटना। अब घटना को लिखने का काम यानी ये कौन हुआ करता था? समाचार का लेखक हुआ करता था वाकिया नवीस। इसके बाद में वती कच्ची, ये कौन हुआ करता था? आप इसको एक प्रकार का एलडीसी मान लीजिएगा। ये दरबार की घटनाओं को लिखता था, साथ ही प्रांतों की भूमि और लगान संबंधी कागजात को तैयार किया करता था। तो कागजात कौन तैयार करता है? बाबू लोग किया करते हैं, यानी ये एक प्रकार का एलडीसी का पद ही हुआ करता था दोस्तों। मुशरिफ, मुशरिफ कौन था? ये लेखाधिकारी यानी अकाउंटेंट था। मुशरिफ कौन हुआ करता था? अकाउंटेंट था, जो सारे राज्य की आय का लेखा जोखा रखने का कार्य किया करता था। मुस्तौफी, मुस्तौफी कौन था? ये देखिए मुशरिफ जो था, मुशरिफ के द्वारा तैयार आय व्यय के लेखे की जांच किया करता था। ऑडिटिंग का काम हम इसका मान सकते हैं। मुशरिफ जो लेखा जोखा तैयार करता था, मुस्तौफी क्या करता था? उस आय व्यय के लेखे की जांच करने का कार्य किया करता था। दरोगा ए टकसाल, टकसाल जहाँ पर देखिए मुद्राएं बनती हैं, तो इसके पास में था राजकीय टकसाल का नियंत्रण और संचालन का कार्य दरोगा ए टकसाल के पास में। मीर ए बर, इसका जो कार्य था, मीर ए बर का जो कार्य था वो था वन विभाग को संभालना, यानी वन विभाग का ये प्रमुख हुआ करता था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा मीर ए बहर, मीर ए बहर कौन था? नाविक विभाग का यह प्रमुख हुआ करता था और बंदरगाहों का प्रमुख हुआ करता था मीर ए बहर। इसके बाद में हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की जो है प्रशासनिक व्यवस्था की किन भागों में वो बंटा हुआ था। तो देखिए मुगल साम्राज्य में सबसे पहले आते थे प्रांत, और प्रांत को यहाँ जो नाम दिया गया था वो था सूबा, यानी जो मुगल साम्राज्य है वो प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रांतों के नीचे हुआ करते थे जिले या फिर सरकार, और उनके नीचे हुआ करते थे परगने, और परगनों के बाद में आता था ग्राम, यानी सबसे छोटी इकाई हो गई ग्राम। फिर ग्राम जो है इकट्ठे होकर के परगना बनते थे, और परगनाओं से देखिए जिला बनता था, और जिलों से मिलकर के सूबा या प्रांत बनता था। या प्रांत जो है वो जिले या सरकारों में डिवाइड था, और जो जिले हैं वो परगनों में डिवाइडेड था, और परगने जो हैं वो ग्रामों में बंटे हुए थे। यानी सबसे छोटी इकाई तो कौन सी होगी? ग्राम हो गई। अब इन सभी का प्रशासन हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रांतीय व्यवस्था की। अब इस समय की जो प्रांतीय व्यवस्था थी, यानी एक मानक प्रांतीय व्यवस्था की विकास का जो श्रेय है वो अकबर को ही दिया जाता है दोस्तों। एक मानक प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो मुगल काल में देगी, उसका जो श्रेय है वो अकबर को ही जाता है। अकबर ने देखिए 1580 के अंदर जो है मुगल साम्राज्य को सूबों में बांटा। किसमें बांटा था? सूबों के अंदर इन्होंने बांटा, और इन सूबों में अधिकारी हुआ करते थे। सूबेदार, प्रांतीय दीवान, प्रांतीय बख्शी, प्रांतीय सद्र और कोतवाल हुआ करते थे, जो इन सूबों को संभालने का कार्य किया करता था। अकबर के काल में अगर हम बात करें सूबे कितने थे, तो अकबर के काल में सूबों की संख्या 12 थी। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर के काल में जो है सूबों की संख्या 12 हुआ करती थी। इसके बाद में धीरे धीरे बढ़ती भी रही। अकबर के अंतिम जो वर्ष थे उस समय 15 हो गई, जहांगीर के समय 17 हो गई, शाहजहां के समय 18 हो गई, और औरंगजेब के समय ये देखिएगा 20 हो गई। यानी सूबे आगे से आगे बढ़ते चले गए थे दोस्तों। अब देखिए इनके अधिकारियों की बात करें तो सबसे पहले सूबेदार। सूबेदार क्या था? ये प्रांत का जो है सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। सूबा का मालिक कौन? सूबेदार, जिसे प्रांत के संपूर्ण सैनिक असैनिक अधिकार प्राप्त थे। यानी सैन्य और असैन्य सारे अधिकार किसके पास में हुआ करते थे? सूबेदार के पास में। यानी जो मुगल साम्राज्य था किसमें बंटा? सूबों के अंदर। और उस सूबे का मालिक कौन था? 12 सूबे थे अकबर के समय। सूबे का मालिक कौन? सूबेदार। कौन सा? सैनिक और असैनिक सभी प्रकार के अधिकार उसके पास में थे। इसे सूबेदार, नाजिम या सिपह सालार भी हम कहा करते थे। जैसे गवर्नर के पास में अधिकार हुआ करते थे सारे के सारे। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रांतीय दीवान के विषय में।
ये भी प्रांत में सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, लेकिन इसका टाइप थोड़ा डिफरेंट था। ये क्या करता था, आय व्यय का लेखा जोखा। वैसे भी देखिएगा जो दीवानी मामले होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, आय व्यय से होते हैं। दीवान का काम ही लिखने जुखने का हुआ करता है दोस्तों। तो इसका जो कार्य है आय व्यय का लेखा जोखा करना और राजस्व संबंधी जो मुकदमे थे उनका डिसीजन करना। अभी भी देखिए जो दीवानी मामले हैं उनकी सुनवाई जो है वो दीवानी कोर्ट में होती है, तो इसी प्रकार से दीवानी जो मामले हैं वो प्रांतीय दीवान के पास में हुआ करते थे। फिर देखिए प्रांतीय कोतवाल, ये उस प्रकार का आप एसपी मान लीजिएगा या पुलिस का बड़ा अधिकारी हुआ करता था जिसके पास में सुरक्षा और पुलिस का कार्य हुआ करता था। कोतवाल कहीं शब्द आए तो आप उसको पुलिस से जोड़ लीजिएगा दोस्तों। प्रांतीय बख्शी कौन हुआ करता था, ये सेना का प्रभारी हुआ करता था प्रांतीय बख्शी। प्रांतीय काजी हमने पहले भी बात की थी। काजी का मतलब क्या होता है, न्याय करने का कार्य। अब देखिएगा सबसे बड़ी इकाई थी सूबा, सूबे में हुआ करते थे सूबेदार सभी चीज़ों का अधिकारी हुआ करता था, सारे अधिकार उसके पास में थे। एक प्रकार का गवर्नर हम उसे कह सकते हैं। इसके साथ में हुआ करता था प्रांतीय दीवान का काम क्या था, दीवानी मामलों को सुलझाना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना। कोतवाल जो था सुरक्षा संभालता था, प्रांतीय बख्शी था सेना को संभालता था और काजी जो है वो न्याय का कार्य किया करता था दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला शासन जो व्यवस्था थी, देखिए प्रांत को किस में बांटा गया था, जिला या सरकार में बांटा गया था। प्रांत किस में बंटे थे, जिले या सरकार के अंदर। और यहाँ के प्रमुख अधिकारियों में होते थे फौजदार और अमालगुजार। यानी फौजदार कौन थे, सैनिक प्रमुख हुआ करते थे। अमालगुजार कौन हुआ करते थे, अर्थ विभाग के अधिकारी हुआ करते थे दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अमालगुजार को हम करोड़ी भी कहते थे। अमालगुजार को क्या कहा जाता था, करोड़ी कहते थे। और ये जो करोड़ी है यह बलिकची और खजानदार के माध्यम से काम किया करता था। बलिकची यानी एक प्रकार का लिपिक था और खजानदार के माध्यम से ये कार्य किया करता था दोस्तों। इसके बाद में आता है परगने का शासन, यानी कि पहले सूबे के बाद में देखिए हमने देखा जिला या सरकार, और वो आगे बटा हुआ था परगने के अंदर। सरकार से नीचे की इकाई हुआ करती थी परगना, और सरकार जो है कई परगनों में बंटी हुई थी, यानी जिला जो है वो कई परगनों में बंटा हुआ था। परगने का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था शिकदार कौन था, परगने का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। इसके कार्य कुछ फौजदार के समान हुआ करते थे दोस्तों। परगने का एक दूसरा अधिकारी भी हुआ करता था आमिल। ये परगने का अर्थ मंत्री हुआ करता था, यानी आर्थिक मामलों को संभालने का कार्य किया करता था। इसके अलावा अन्य अधिकारी भी थे, जैसे कि कानूनगो हुआ करता था, आज भी होता है, और पटवारी जो राजस्व के कार्य किया करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के अधिकारी यहाँ थे। सरकार के नीचे परगने थे। परगने कई हुआ करते थे, और परगने का जो मुख्य अधिकारी है वो शिकदार हुआ करता था। और इसके अलावा आमिल था जो अर्थ मंत्री था एक प्रकार का, कानूनगो और पटवारी भी यहाँ कार्य किया करते थे दोस्तों। फिर हम बात करते हैं सबसे छोटी इकाई जो हमने देखी थी ग्राम और ग्राम प्रशासन के विषय में। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी दोस्तों। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, वो थी ग्राम। और ग्राम का जो प्रशासन है वो मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार देखते थे। मुकद्दम, पटवारी और चौकीदार देखते थे। ग्राम का जो प्रधान है वो खुद मुकद्दम या चौधरी के नाम से जाना जाता था। चौधरी उस समय किसको कहा करते थे, जो ग्राम का प्रधान हुआ करता था। ये एक प्रशासनिक इकाई थी दोस्तों। देखिए हमने जो बात की थी मुगल साम्राज्य किस में बटा था, सूबे में, और सूबा किस में था, जिला या सरकार में। जिला या सरकार किस में थी, परगने में थी, और परगने के नीचे हुआ करते थे ग्राम, जो कि सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं मुगल सेना के विषय में। तो मुगल जो सेना है ये दशमलव प्रणाली पर संगठित थी। इसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, भारतीय मुसलमान और जो मराठा लोग हैं वो इसमें शामिल हुआ करते थे दोस्तों। मुगलों में दो प्रकार के सैनिक हुआ करते थे, अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक। कितने प्रकार के सैनिक थे, अहदी सैनिक और दाखिली सैनिक, दो प्रकार के सैनिक इसमें हुआ करते थे। घुड़सवारों में बात करें, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। दो प्रकार के घुड़सवार थे, एक तो हुआ करता था बरगीर और एक हुआ करता था सिलेदार। बरगीर कौन था, ऐसे थे जिन्हें घोड़े और अस्त्र शस्त्र जो है राज्य की ओर से मिलते थे, एक प्रकार के सरकारी घुड़सवार हो गए।
सिलेदार ये प्राइवेट हुआ करते थे, यानी जो अपने अस्त्र शस्त्र जो हैं और जो घोड़े हैं वो खुद खरीदते थे और सेना में शामिल हुआ करते थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इनको मान लीजिएगा दोस्तों। पैदल सेना भी हुआ करती थी। पैदल सेना कौन सी थी? दो भागों में बटी थी। एक तो हुआ करते थे बंदूकची जो बंदूक रखते थे, दूसरे थे शमशीरबाज। शमशीरबाज यानी कि जो तलवार बाज हुआ करते थे, उन्हीं को हम कहते थे। इसके बाद में हाथी सेना भी उनके पास में थी। इनके पास में देखिएगा नौ सेना भी थी, लेकिन काम कैसे किया करती थी? देखिए, मुगलों ने जो पश्चिमी समुद्र तट की रक्षा का जो भार है, क्या कर रखा है? भार जो है वो अबिसिनिया और जंजीरा के सिद्दियों को दे रखा था, और पूर्व में बंगाल में एक नाविक बेड़ा भी इनके पास में हुआ करता था। तो इस प्रकार की मुगल सेना उस समय थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? तो ये विशेषतः मुगल काल में अगर हम माने तो अकबर के शासन के 40वें से 41वें वर्ष के अंदर इस व्यवस्था को शुरू किया गया था दोस्तों। इस व्यवस्था के द्वारा अकबर ने जो है अमीर वर्ग, सिविल अधिकारी और सैन्य अधिकारियों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया था। ये एक इनके द्वारा बनाई हुई ऐसी व्यवस्था थी जो आगे से आगे चलती भी रही थी दोस्तों। मनसब जो शब्द होता है उसका हम शाब्दिक अर्थ मान करके चलते हैं पद या ओहदा। मनसब क्या हुआ करता था? उस समय के जो भी अधिकारी हुआ करते थे सबको मनसब दिया हुआ होता था, और वही तय करता था कि इसका पद जो है राज दरबार में क्या होगा, इसको कितना वेतन मिलेगा। जितना मनसब हुआ करता था उसी हिसाब से उसे वेतन भी मिलता था और उसी प्रकार की सुविधाएं भी मिलती थी, और राज दरबार में उसका पद भी उसी प्रकार का होता था। आप इसको आज के संदर्भ में देखें तो एक प्रकार की ग्रेड पे मान लीजिएगा दोस्तों। प्रारंभ इसका हुआ था खलीफा अब्बा सईद के द्वारा। विश्व के अंदर बात करें तो ये खलीफा अब्बा सईद के द्वारा दिया हुआ शब्द है दोस्तों। मुगलों में इसे शुरू करने का श्रेय जो है वो अकबर को जाता है। यह मंगोलों के दशमलव सिद्धांत पर आधारित पूछा जा सकता है। अकबर ने प्रत्येक सैनिक और असैनिक अधिकारी, यानी कोई भी अधिकारी है, कोई ना कोई मनसब अवश्य दिया था, यानी सबको मनसब दिया गया था। मनसब प्राप्त करने से ही व्यक्ति का शाही दरबार में प्रतिष्ठा, स्थान और वेतन का ज्ञान होता था। यानी जितना मनसब है उसी प्रकार से उसकी प्रतिष्ठा होती थी। अगर दरबार में जाता तो सम्मान मिलता था और वेतन भी उसी मनसब के आधार पर उसे मिलता था दोस्तों। प्रत्येक मनसबदार का एक रैंक हुआ करता था जो 2 अंकों का था। पहला अंक जो है वो जात और दूसरा अंक जो है सवार रैंक का पदक हुआ करता था। यहाँ जो मनसब है वो 2 शब्दों में बंटा हुआ था दोस्तों। एक हुआ करता था जात और दूसरा हुआ करता था सवार। जात जो थी उस जात से ही व्यक्ति के वेतन और पद के अनुक्रम की स्थिति तय होती थी। यानी जो जात थी वो उसका वेतन तय करती थी, वही उसके पद अनुक्रम को हमें बताती थी कि उसका पद अनुक्रम क्या है। पदानुक्रम यानी 5000 के बाद में 4000 वाला, फिर 3000 वाला, फिर 2000 वाला, फिर 1000 वाला, 500 वाला, 10 वाला, 10 से लेकर के 10,000 तक हुआ करता था दोस्तों। ये क्या था कि आप इस शब्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। जात शब्द क्या है? जात शब्द से ही उसका वेतन तय हुआ करता था। सारा कुछ जात शब्द से ही चलता था और पद के अनुक्रम में ही उसकी स्थिति तय होती थी। जबकि सवार घुड़सवारी दस्ते की संख्या थी और उसके अनुपात में ही उसको घुड़सवार जो है रखने अनिवार्य होते थे। यानी जितने की जात है उस जात के अनुपात में ही वो सवार रखता था। सवार यानी घुड़सवार की बात अपने यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि जितना पद है, जितना उसका मनसब होता था, उसी अनुपात में वो सवार रख सकता था दोस्तों। इन मनसबदारों की विभिन्न श्रेणियां भी थी। जैसे 10 जात से लेकर के 500 अगर जात है तो उसे मनसबदार कहा जाता था। 500 जात से लेकर के अगर किसी की जात 2500 तक होती थी तो उसे अमीर या उमरा कहा जाता था। 2500 से ऊपर यानी 2500 से ऊपर की जात के लिए अमीर उल उम या फिर अमीर ए आजम शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी मनसबदार की भी आगे श्रेणियां हुआ करती थी दोस्तों। सबसे छोटा मनसब 10 का होता था और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का था। बाद में ये 12,000 तक भी पहुंच गया था दोस्तों। सवार कितने होंगे? सवार के आधार पर जो है मनसबदारों की भी श्रेणियां बांटी गई थी दोस्तों। सवारी श्रेणी के आधार पर 5,000 और उसके नीचे मनसबदारों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया था।
5000 से जो ऊपर के मनसब हुआ करते थे दोस्तों, वो विशेषतः राजकुमारों के लिए हुआ करते थे या किसी खास व्यक्ति के लिए हुआ करते थे। अब यहाँ जो पद मिलते थे विशेषतः जाति और जो है श्रेणी के आधार पे ही मिलते थे, यानी जो जानकार हुआ करता था उसको ज़्यादा पद मिलते थे। योग्यता का बहुत ज़्यादा महत्व यहाँ नहीं हुआ करता था दोस्तों। योग्यता का था, लेकिन उसको अपने पद तक पहुँचने में बहुत ताकत लगानी पड़ती थी दोस्तों। सवार श्रेणी के आधार पर 5000 से नीचे 5000 और उससे नीचे के मनसबदारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी किसको कहेंगे? प्रथम श्रेणी तब कहेंगे जो सवार रैंक जात रैंक के बराबर हो, यानी हमारे पास में 1000 की अगर जात है तो 1000 हमने क्या कहा, 1000 ही हमारे पास में क्या होंगे, सवार होंगे, यानी सवार और जो जात की रैंक है वो बराबर हो। दूसरी बात हम कहें कि सवार रैंक जो है जात रैंक से आधी या अधिक हो, यानी सेकंड ग्रेड में कौन से आ जाएंगे, ये फर्स्ट ग्रेड मान लो, ये सेकंड ग्रेड मान लो और ये थर्ड ग्रेड मान लो, तो सेकंड ग्रेड में कौन से आएंगे, यानी इसके आधे से कम। इसके आधे कितने हो गए, 500, तो आधी या उससे ज़्यादा, यानी 500 से 1000 के बीच में। ये 1000 है और 1000 से ऊपर है तो प्रथम श्रेणी का हो गया। अब यहाँ देखिएगा जो है थर्ड ग्रेड यानी तीसरी श्रेणी, इसमें क्या होगा, सवार रैंक और जात रैंक जो है, सवार जो है वो जात रैंक से आधे से कम हो, यानी 500 से अगर कम है तो वो कितना हो गया, वो थर्ड ग्रेड की श्रेणी में आ गया। फर्स्ट ग्रेड यानी प्रथम श्रेणी कौन सी होगी, जब जात रैंक के बराबर ही उसको सवार रखने की अनुमति हो। द्वितीय श्रेणी का कौन आ गया, जब जात रैंक जो है आधी या आधी से ज्यादा हो, यानी 1000 माने तो 1000 ही अगर वो सवार रख सकता है तो प्रथम श्रेणी का। यदि वो सवार जो है आधे या आधे से ज्यादा रख सकता हो, यानी 500 या 500 से ज्यादा रख सकता हो तो वो सेकंड ग्रेड, और आधे से अगर कम है उसके पास में तो वो तृतीय श्रेणी का थर्ड ग्रेड का कर्मचारी हुआ करता था दोस्तों। आरंभ में जो है 5000 से अधिक के जो मनसब है वो केवल राजकुमारों के लिए होते थे, लेकिन बाद में अकबर ने देखिएगा राजा मानसिंह और अजीज कोका को 7000 का मनसब दिया हुआ था दोस्तों। अगर किसी का प्रमोशन होना था तो उसको 5000 से मान लीजिएगा 6000 का मनसब दे दिया, तो यानी उसकी प्रमोशन हो गई, और उसी अनुपात में जो है उसको सवार रखने की भी अनुमति हुआ करती, उतने सवार उसको रखने पड़ते थे दोस्तों, ताकि कभी युद्ध हो तो उनकी आवश्यकता पड़े। और ये पद अनुवांशिक नहीं हुआ करता था, यानी अगर मनसबदार खत्म हो गया तो उसके साथ में ही उसकी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाती थी दोस्तों। हिंदू जो है देखिए मानसिंह और अजीज कोका को भी 7000 का मनसब दिया गया था, यानी बाद में जो है राजकुमारों के अलावा भी इनको ये जो है मनसब दिए जाने स्टार्ट हो गए थे। प्रमोशन करना हो तो मनसब बढ़ा देते थे, और अगर डिमोशन किसी का करना हो तो 5000 से उसको 4000 कर दिया, यानी उसका क्या हो गया, श्रेणी और रैंक क्या हो गई, कम हो गई। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ये एक रैंक हुआ करती थी, एक प्रकार की जो है वेतन या पद का निर्धारण करने वाली इनकी व्यवस्था थी। औरंगजेब के समय में मनसबदारों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, बेतहाशा वृद्धि हुई, और जो उनका वेतन जो है उसका भार औरंगजेब के खजाने पे भी पड़ा था। अब इनका वेतन कैसे मिलता था, तो मनसबदारी के अंदर जो वेतन हुआ करता था, वेतन वो उनको कैश में भी मिल सकता था या फिर उनको जागीर दे दी जाती थी। उस जागीर से जो हुआ है राजस्व मिलता था, उसके आधार पर उसी राजस्व से वो अपनी सेना का संचालन जो है किया करते थे दोस्तों। जहांगीर ने आगे चल के मनसबदारी में दोह अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा चलाई थी। यहाँ प्रश्न आपके यही बनता है कि दोह अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है किसने चलाई थी, वो जहांगीर ने चलाई थी। यहाँ जो है इसने बढ़ा दिया, देखिए दोह अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद से दुगने रखने होते थे, सिंह अस्पा में सवार पद से 3 गुने रखने होते थे। ये अलग प्रकार की एक प्रथा इन्होंने चलाई थी। इजारेदारी प्रथा जो है इसका जो संबंध है वो जागीर भूमि से हुआ, जागीरें बनी तो इजारेदारी भी बनी। जागीरदारी जो व्यवस्था है वो मनसबदारी से ही संबंधित थी, जैसी अभी हमने बात की। बड़े मनसबदार को वेतन जो है वो जागीर के रूप में ही मिलता था। बड़ा जो मनसबदार था उसको वेतन जागीर के रूप में मिलता था। जागीर से प्राप्त जो आय होती थी वही मनसबदार की आय भी हुआ करती थी दोस्तों। मनसबदारी क्या था, एक प्रकार की केंद्रीकरण का ही अभिकरण था, यानी सारे के सारे जो जिम्मेदार थे वो राजा के प्रति होते थे। राजा ही मनसब दिया करता था, किसको कितना मनसब देना है ये तय करना भी राजा का ही कार्य हुआ करता था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मुगल काल के अंदर एक केंद्रीय व्यवस्था
व्यवस्था यहाँ हमारे सामने थी और जो है राजतंत्र भी यहाँ पर मौजूद था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मध्यकालीन सामाजिक और आर्थिक दशा के विषय में कि मध्यकाल की जो सामाजिक और आर्थिक दशा कैसी थी। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको टेस्ट सीरीज सामाजिक की ज्वाइन करनी है तो आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लेना, फ्री टेस्ट वहां पर आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि हमारी मेहनत डिपेंड करती है आपके लाइक और शेयर के ऊपर। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, आपकी तैयारी में कोई बाधा न पड़े इसलिए बेल आइकन दबा लेना ताकि क्लास आते ही आपको तुरंत प्रभाव से नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।